अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप लोग माशाल्लाह खैरियत से ही होंगे। जैसा कि आप लोगों को जो है वो कंटिन्यूटी से ये जो है वो हम ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 जो हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन काइनेटिक्स का, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हाफ लाइफ पीरियड और रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसको जो है बेटा हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करें वो इस तरह से होगी कुछ कि हाफ लाइफ पीरियड of a reaction is the time required to convert 50% of the reactants into products. ठीक है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड क्या है कि वो टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि एक रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है कि हाफ रिएक्शन हो गया, यानी कि रिएक्टेंट्स एफर्ट्स करें कि हमने जो है वो ये रिएक्टेंट जो है वो लिया है एक ये बोर्ड मार्कर। अब हम इसको जो है वो समझते हैं कि ये हाफ या दो समझ लें, दो ऐसे दो हमारे पास बोर्ड मार्कर्स हैं। अब ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने, तो क्या हुआ जिस टाइम पर ये क्या होगा ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ये रेड बोर्ड मार्कर को आप रिएक्टेंट समझेंगे और ब्लैक वाले को आप प्रोडक्ट समझे। पहले इधर दो थे तो अब इसका हाफ क्या हुआ प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो इस दौरान जो बेटा टाइम लगेगा उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अंडरस्टैंड? रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स कब? जब 50% कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अच्छा बेटा देखें, फॉर एग्जांपल decomposition of N2O5, ये हमने रिएक्शन डिस्कस करना है। तो हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 24 मिनट्स। टेम्परेचर डिसाइड करना है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम बात करेंगे कि टेम्परेचर जब 45 डिग्री सेल्सियस हो तो जितनी भी इसकी अमाउंट हम लेंगे वो 24 मिनट के बाद हाफ रह जाएगी। हाफ लाइफ हमने टाइम बताया कि क्योंकि वो 50% रिएक्टेंट्स जो हैं बेटा 50% प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। अब हम इसकी एक अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, उसके मुताबिक फिर हम इसको देखेंगे। फर्स्टली हमारे पास हम कहते हैं कि 0.10 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास जो है वो इसकी हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद है।
N2O5 की शुरू में हमारे पास इतनी है। आफ्टर 24 मिनट्स चौबीस मिनट के बाद क्या हमने क्या कहा कि हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी क्या है 24 मिनट उसकी हाफ लाइफ पीरियड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा 0.05। उसको हम इस तरह से डील कर लेंगे। वो कैसे आ गया कि अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे ना 2 पे, तो वो हमारे पास, क्योंकि हाफ का मतलब आधा, तो ये हमारे पास 0.05 जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहां पर इसके लिहाज से 50% कन्वर्जन हो गई, 50% प्रोडक्ट में चले गए और 50% बाकी रह गए। जब 48 मिनट्स गुजरते हैं तो ये हो जाती है 0.025 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये उसका हाफ हो गया, यानी कि यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये 25% अब अनरिएक्टेड रह गए। पहली जब हाफ लाइफ पास की थी तो कितने रह गए था, 50% रह गया था। जब नेक्स्ट हाफ लाइफ यानी कि 48 मिनट्स पर जब हम रीच किए, जब हम वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ बेटा, वो उसका नेक्स्ट फर्दर जो कितना था वो उसका हाफ हो गया। तो अब कितना बाकी कितना बच गया, 25% बच गया। उसके बाद हम कहते हैं कि आफ्टर 72 मिनट्स ये चली जाती है कहां पर, 0.0125। अब यहां पर 12.5% जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगी। ये हम कैसे कर रहे हैं, हाफ लाइफ कैसे कि जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन थी उसकी जितना स्पेसिफिक टाइम उसके लिए चाहिए था, हाफ लाइफ उसकी थी, उसके बाद वो उसका आधा रह गया। इस तरह से हम इसको कहते हैं बेटा कि वो वाला टाइम जो हमें चाहिए, किस लिए, जो 50% रिएक्टेंट्स जो हैं उनको 50% प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दे, उस टाइम का नाम है हाफ लाइफ पीरियड। बाय लुकिंग एट दिस कन्वर्सेशन, अब इस जो है वो अगर लेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आप जो है गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो ये N2O5 की डीकंपोजिशन है, इसका टूटना जो है वो उसकी इनिशियली जो शुरू पर वैल्यू थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। 0.10 जो शुरू में थी, अब उसकी हाफ लाइफ क्या है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बस क्या है कि 24 मिनट गुजरे वो उसकी हाफ होगी, नेक्स्ट 24 गुजरे वो उसकी हाफ होगी, नेक्स्ट 24 मिनट गुजरे वो उसकी हाफ हो गई, कंसंट्रेशन इस तरह करके। यानी कि हम कहेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस half life independent of initial concentration, वो इसलिए बेटा कि ये चीज ही हमारे पास एक, वो जितनी भी होगी वो उतना जितना स्पेसिफिक टाइम है
उसके गुजर जाने के बाद वो क्या करेगा, वो उसका आधा रह जाएगा। इसलिए हम कहते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें फॉर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में भी बेटा जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको भी हम कहते हैं दे आर ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव हम किनको बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद जो है वो रेडिएशंस एमिट करते हैं और वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट यानी कि वो टूट हो जाते हैं, किसमें, वो अपने से नेक्स्ट एलिमेंट्स में जो उससे छोटे होंगे उसमें वो टूट जाएंगे, इसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे हमारे पास यूरेनियम है 235, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो बेटा इस तरह से है 7.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ या 710 मिलियन ईयर्स, 710 मिलियन साल जो हैं वो लगेंगे कि ये अपनी हाफ कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होगा। हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास 1 kg हो तो आफ्टर 710 मिलियन ईयर्स 710 साल के बाद ये क्या आ जाएगी 0.5 kg। उससे नेक्स्ट 710 मिलियन ईयर्स फिर गुजरेंगे तो फिर ये कितने जाएंगे 0.25 kg। तो एज सिंपल हम यही कह रहे हैं कि बेटा जिस जो ऐसे रिएक्शन ये हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कि वो वाला टाइम जो उसको उसकी 50% रिएक्टेंट से 50% प्रोडक्ट में चेंज कर दे, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद फर्दर 710 मिलियन इयर्स जो है वो गुजरे, फिर जो है वो नेक्स्ट उसका हाफ हो गई, इस तरह काम चलता जाता है। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है दे आल्सो फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें भी एक चीज थी, ये फर्स्ट ऑर्डर था, इसमें भी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड उसने नहीं किया। अगर हम यूरेनियम की बात कर रहे हैं क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट बेटा वो एक ही होता है जो डिसइंटीग्रेशन कर रहा है, वो खुद ब खुद जा रहा है ना, तो एक ही चीज इन्वॉल्व है, एक ही उसका जो है वो मोल इन्वॉल्व है, तो वो उसका जो है वो फर्दर उसको हम क्या कहेंगे, वो ऑर्डर जो उसका आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर ही आएगा। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया और ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इन दोनों केसेस में ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने पहले भी ये जो है वो डेरिवेशन दी, ये बात की कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन बेटा जब हम सेकंड या उससे हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की तरफ जाते हैं तो ये बात उससे डेविएट कर जाती है। देखें, इसमें एक चीज थी, उसमें भी एक चीज थी, वो जितनी भी हो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसने आधा तो रह जाना। लेकिन सेकंड ऑर्डर की बात करें तो ऑटोमेटिकली दो चीजें होंगी। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिफरेंस आ जाएगा। तब तक ये इंडिपेंडेंट रहेगी जब एक चीज है, उसका 1 मोल है 2 मोल है, वो कोई मैटर नहीं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जब दो डिफरेंट चीजें आ गई, दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स आ गए, अब जो हमारी हाफ लाइफ है इस रिएक्शन की जो स्पेसिफिक हम डिस्कस करेंगे उसकी हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इस केस में ये वाली बात कहना कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है।
for higher order reactions half life depends upon initial concentration। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड करेगी। अब दो डिफरेंट बातें आ गई, दो डिफरेंट जो है वो कॉन्सेप्ट्स आ गए, तो इसको ओवरकम करने के लिए एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया जिसमें उसने सब सारे कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया। वो क्या कहा गया कि हाफ लाइफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, टाइम हो गया, और हाफ, ये हाफ लाइफ का सिंबल हम इस तरह करते हैं। half life of any order reaction is inversely proportional to the initial concentration। for example हम initial concentration A ले लेते हैं। half life of any order reaction is inversely proportional to the initial concentration raised to the power 1 less than the order of reaction n minus 1। यहां से अगर आप गौर करें कि हाफ लाइफ n यहां से किसी भी चीज का ऑर्डर, उसकी वैल्यू है, वो कोई भी हो सकती है। तो बेटा यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होगा कि हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन raised to the power 1 less than the order of reaction। ऑर्डर n था तो उसमें से एक कम होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है, दिस फॉलोज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो जो दो तरह की बातें आ रही थी उनको वो कवर कर देता है। इस तरह जो है वो एक जनरल कैटेगरी जो है वो हम उसको बना देते हैं। अब अगर हमारे पास देखें बेटा, अगर हम यहां पे 1 रखें, हम कहें कि फर्स्ट ऑर्डर है, देन इट विल बिकम लाइक दिस a पावर 1 minus 1। वो क्या आ जाएगा t 1/2 फर्स्ट ऑर्डर इज इनवर्स 1 over a की पावर 0। उसके बाद t 1/2 1 is equal to 0.693 over k, क्योंकि किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो जाए ना तो वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और ये जो k हमने लगाया है ये उसका प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करने के बाद, और ऊपर जो फैक्टर लिखा है ना हमने 0.693, ये हमारे पास हम ग्रेजुएशन के लेवल पे बेटा पढ़ाते हैं, वहां पे हम 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो वहां पर हम इसकी पूरी एक डेरिवेशन करते हैं। एक रेट इक्वेशन आती है, उस रेट इक्वेशन की जो है वो हम जब वैल्यूज पुट करके करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन का रिलेशन ये आता है। अब अगर हम इसी को सेकंड ऑर्डर के लिए डिस्कस करें तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, यहां पे पावर अब 1 आएगी, क्यों, वो 2 था, 2 - 1 यहां पे 1 आ जाएगी, और यहां से बल्कि इसको लिख ही रहे हैं 2 - 1, और सेकेंड ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन आएगी वो होगी 1/k। थर्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो होगी उसकी पावर 3 - 1, ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होगी वो 1.5/k। ये रिलेशन जो हैं, ये जनरल रिलेशन जो कि हमने ये लिखा था कि वो कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन हो
क्योंकि पहले हमारे पास दो तरह की जो है वो चीजें आ रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी कि हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 1 लेस देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उससे हमने फर्स्ट ऑर्डर की भी इक्वेशन निकाली, सेकंड ऑर्डर की भी इक्वेशन निकाली और थर्ड ऑर्डर की भी जो है वो इक्वेशन हमने निकाली। अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो वैल्यूज हों, जस्ट क्या इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ लाइफ की वैल्यू हो, तो हम जो है वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। देख लें, अंडरस्टैंड करें इसको। I think you understand this thoroughly, and if you find any problem then you can consult me through social media, WhatsApp नंबर, वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो सोर्सेज हैं, वो हमने मेंशन किए होते हैं, उसके ऊपर मेरे पास आप डिस्कस कर सकते हैं। जो सेकंड कैटेगरी हमने डिस्कस करनी थी वो है बेटा रेट डिटरमिनिंग स्टेप की। अब उसकी तरफ चलते हैं हम। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से करेंगे। इफ अ केमिकल रिएक्शन involves in more than one steps, then one of the step will be slowest step, that slowest step will determine the rate of a chemical reaction. So this is called rate determining step. इसकी जरूरत बेटा हमें तभी पेश आती है, वैसे तो अगर एक रिएक्शन सिंपली जो है वो एक स्टेप में इन्वॉल्व है तो वही उसी की जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, उसी का वो रेट फाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि एक से ज्यादा स्टेप्स में इन्वॉल्व है और उसका हम रेट फाइंड करना चाहते हैं, देन बेटा हमने क्या करना है, हमने उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना है और ऑब्जर्व करना है कि कौन सा उसका जो है वो स्टेप स्लोएस्ट है, और जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का, उस केमिकल रिएक्शन का जो है वो रेट फाइंड करेगा और उसका नाम होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फॉर एग्जांपल nitric oxide
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, NO प्लस CO2। ये गैस की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन हो रही है। देखिए बेटा, जब हम इसका रेट लिखते हैं ना, वो किसके बराबर होता है? K इंटू NO2 का स्क्वायर आता है। इसको देखकर भी लगता है कि ये सेकंड ऑर्डर ही है, लेकिन हम इसकी ये वाली रेट इक्वेशन नहीं लिख रहे। ये इसकी नहीं है, ये इसकी, इसके लिहाज से भी सेकंड बनना था, लेकिन इसके लिहाज से बनता है सेकंड इसका। वो क्या है बेटा, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मैकेनिज्म हमें पता चलता है कि ये तो एक स्टेप में होता ही नहीं रिएक्शन। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में बेटा दो NO2 के मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बनता है NO3 प्लस NO। दूसरे स्टेप में NO3 कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बन जाएगा NO2 प्लस CO2। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस तरह से हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पहला स्टेप है इसका वो स्लो स्टेप है, और जो दूसरा स्टेप है वो इसका क्या है? फास्ट स्टेप है। तो हमने अभी यही बात की कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि एक से ज्यादा स्टेप में इन्वॉल्व होगा, उसमें कोई ना कोई स्टेप जो है वो स्लो होगा, वही उसका रेट फाइंड करेगा, उसी का नाम होगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप। उसी से उस रिएक्शन का रेट फाइंड किया जाएगा। यही वजह है बेटा कि हमने NO2, ये देखें स्लो स्टेप में तो रिएक्टिंग स्पीशीज भी ये वाली हुई ना, तो ये ही उनका स्क्वायर आएगा और ऑर्डर सेकंड ही बनता है। लेकिन ये क्या हुआ इस रिएक्शन में कि फर्स्ट स्टेप में ये एक इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट हैज a temporary existence and it is very unstable as compared to the reactant and the product। इंटरमीडिएट दरमियान वाली चीज हम कहते हैं। इंटरमीडिएट टेम्परेरी एग्जिस्ट आरजी तौर पर। इंटरमीडिएट हैज टेम्परेरी एग्जिस्टेंस एंड relatively unstable than the reactant and product। अगर हम इसका लेवल ड्रॉ करें ना, अगर रिएक्टेंट इस लेवल पर हैं और प्रोडक्ट इस लेवल पर हैं, तो ये जो हमारा इंटरमीडिएट होगा वो इस लेवल पर होगा। क्योंकि एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है वही अनस्टेबल होता है। तो इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई होप you understand this lecture। अल्लाह आपको जो है वो इसको अंडरस्टैंड करके जो है वो याद करने की तौफीक अता फरमाए, और फर्दर अगर कोई बेटर प्रॉब्लम है तो आप उसको मेरे से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप हमारा जो चैनल है केमिस्ट्री कॉर्नर से, मिस्टर केमिस्ट अजीजुर रहमान के नाम से हमारा जो है वो केमिस्ट्री कॉर्नर का एक हमने चैनल बनाया हुआ है, उस पे जो है आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो है वो जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं अबाउट केमिस्ट्री लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, आप उसको जो है वो जज कर सकें। आपके पास जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है वो आप शेयर भी करें, ताकि दूसरों का भी इससे है फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।